गुड मॉर्निंग। तो हम आ गए हैं दूसरी वीडियो के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब सही है? विजुअल गुड, ऑडियो गुड। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर आदर्श ओझा, गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली, कोलघर, गोरखपुर। और आपके सामने मौजूद है NCERT वर्ड बाय वर्ड जो हम कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। सुबह के बज रहे हैं 7:30। ओके, अब देखिए ध्यान से। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल है, ठीक है। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं 1-1.5 घंटे के हैं। आप उसे 1.5 की स्पीड में 1 घंटे में देख सकते हैं चीज़ों को, और ज़रूर देखें, ठीक है ना। बहुत फ़ायदा मिल रहा है सबको और मिलेगा अगर आप देखेंगे तो, ठीक। मैंने आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं, तो अगर मेरे से रिवीजन भी मेरे से ही करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाभ मिलेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी ना। चीज़ें समझ चुके हैं आप, हम लोगों में थोड़ी बॉन्डिंग बन गई है, आप मेरा कम्युनिकेशन जानते हैं, ठीक है, आप समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। ब्रीदिंग का दे दिया मैंने, सर्कुलेशन का दे दिया, ठीक। आप लोग देख भी रहे हैं टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट के दिन पहले देखते हैं। ये है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ेंगे, मैक्चुरेशन पढ़ेंगे, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, डिसऑर्डर पढ़ेंगे लास्ट में, और खत्म कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी कि हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने से पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि वो लोग कैसे एक्सक्रीशन करते होंगे। तो एक्सक्रीशन है क्या? एक्सक्रीटा मतलब कि जो भी आपके बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं और नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट, दो वेस्ट होते हैं, दोनों का मतलब समझिएगा, ध्यान समझिएगा। जैसे आप खाना खाते हो, तो खाने जो खा रहे हो उसमें से कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब होती है, कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती, तो उसे हम बोलते हैं नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट, ध्यान समझना। दूसरा होता है ना मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब कि जो आपके बॉडी में रिएक्शंस चल रहे होते हैं। रिएक्शंस मतलब जो आपके सेल्स में रिएक्शन चल रहे हैं कि आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी है, तो वो सब जो रिएक्शंस चल रहे हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो उस दौरान जो चीज़ें निकलती हैं मेरी बॉडी यूज करती है, लेकिन जो चीज़ें वो यूज करने लायक नहीं है उसको क्या करती है बॉडी आउट कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट, नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट हमेशा बनता रहता है बॉडी में, तो उसको रेगुलरली एक समय में बॉडी क्या करती है, रिमूव करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन, और जो सिस्टम इन्वॉल्व है इसको करने में से बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? तो इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो लिखा है, देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखना। आप शुरू करते हैं चैप्टर को। एनिमल्स एक्युमुलेट मतलब इकट्ठा होना, अमोनिया NH3, ठीक। यूरिक एसिड, यूरिया का ही फॉर्मूला याद है हमको, ऐसा नहीं है NH2CO, मतलब ऐसे ही लिख दिया मैंने, बस ये बस सोचो कि मैं बता रहा हूँ खुद। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, ठीक है। फॉस्फेट आयन PO4 3- सल्फेट आयन SO4 2-, सब याद है हमको, मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ, नीट का था। अब देखिए ध्यान से, एकदम अच्छे से प्यार से। तो कह रहा है एनिमल्स की बॉडी में एक्युमुलेट होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और कुछ जो एक्स्ट्रा आयंस जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, क्लोरीन हुआ, फॉस्फेट हुआ, सल्फेट हुआ, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेक्शन, यानी कि या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि जो सेल्स रिएक्शन कर रहे हैं उसके द्वारा, या तो आप जो खा रहे हो एक्सेस उसके द्वारा। These substances have to be removed totally और partially, ठीक है ना। इनको हाँ यहाँ पे एक वर्ड देखिएगा, रिमूव टोटली और पार्शली। जिनकी हमें बॉडी की जरूरत नहीं है उन्हें हम टोटली रिमूव करेंगे, और जिनकी हमें जरूरत है उन्हें पार्शली रिमूव करेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ elimination of these substances with special emphasis on common in nitrogenous waste, ठीक। क्या कह रहा है, यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन। तो यहाँ पे हम इन जितने भी वेस्ट हैं इनके एलिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा मेन फोकस किस पे होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट पे, यानी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड पे, ठीक। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। तो एक एक करके पढ़ते हैं उसके बारे में। सबसे पहले कह रहा है
अमोनिया क्या है ना, ये बहुत टॉक्सिक होता है। अमोनिया क्या होता है, बहुत टॉक्सिक होता है, और अगर इसमें हम पानी में मिला दें तो डाइल्यूट हो जाता है, इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। इसीलिए कह रहा है कि अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक, पहला क्वेश्चन ही बनेगा। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन, तो अमोनिया। सबसे कम टॉक्सिक कौन, यूरिक एसिड। बीच में कौन, यूरिया। तो अगर टॉक्सिक ज़्यादा है, इसीलिए उसको अगर हम पानी में मिला दें तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं बाबू कि अगर अमोनिया की टॉक्सिसिटी कम करनी है तो पानी में उसको मिला दो। तो हम इसीलिए देखते हैं जितने ऑर्गेनिज्म ना एक्वेटिक होते हैं उनमें जो है वो अमोनोटेलिक होते हैं, यानी कि उनका जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसमें मेनली कौन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं अमोनिया। याद रखना। तो उसमें ज़्यादा पानी लगता है और यूरिक एसिड में कम पानी लगता है। तो क्या पूछा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर को सपोर्ट कौन कर रहा है, तो कह देना यूरिक एसिड। क्या बोल देना, यूरिक एसिड। ठीक। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। तो अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। Many bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects are amonotelic। कई सारे जो बोनी फिश हैं, क्या है, कई सारे जो बोनी फिश हैं, ठीक है ना, बोनी फिश है। कई सारे जो एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, कौन है, एक्वेटिक, एकदम एग्जाम्पल याद रखना, बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट, यानी एक्वेटिक लग जाए बस, ये क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। तो कई सारे बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट, ये सब किसके एग्जांपल है बाबू, ये सब आपके एग्जांपल किसके हैं, अमोनोटेलिक के। अमोनिया एज इट इज रेडली सॉल्युबल इन जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिश एज अमोनियम आयन। कह रहा है अमोनिया जो है वो पानी में एकदम डिजॉल्व रहता है। तो कोई भी एक्वेटिक एनिमल है उसके बॉडी से ही ये क्या हो जाता है, अमोनिया अमोनियम आयन के फॉर्म में डिफ्यूज आउट होता है, डिफ्यूजन से जाता है। किससे जाता है, तो अमोनिया मेनली एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन दैट इज NH4+ बिकॉज इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर से H+ लेकर के NH4+ हो जाता है। याद रखेंगे इसको। ओके। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। याद रखना कि जो किडनी है बाबू, कौन है, किडनी कुछ खास रोल नहीं प्ले करती अमोनिया के रिमूवल में। क्वेश्चन बनेगा कि किडनी बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करती है अमोनिया के रिमूवल में। क्यों, क्योंकि बाबू अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है और स्किन के रास्ते वो जो भी है ना, स्किन के रास्ते अपने आप वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, खत्म। तो इसमें किडनी को लाने की जरूरत ही नहीं थी नेचर को। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन अगर हम बात करें, जो लैंड पे रहते हैं, नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। कह रहा है अगर जमीन पे जो रह रहा है तो वहां पे जरूरी हो गया है कि वहां पे ऐसा कोई नाइट्रोजनस वेस्ट हो जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक ना हो। क्यों, क्योंकि बाबू अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना एक्सक्रीटा रिलीज कर रहा है, तो अगर वो टॉक्सिक होगा तो उसे बीमारियां फैलेंगी, है ना, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको टच किया, खा लिया तो मर जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि जो लैंड टेरेस्ट्रियल पे है तो वो नेसेसिटेट, यानी ये जरूरी हो गया कि मतलब उनका जो एक्सक्रीटा है वो क्या होना पड़ेगा, या तो यूरिक एसिड का हो या तो यूरिया लेस टॉक्सिक हो। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, उसमें से एक रीजन ये भी है ताकि कंजर्वेशन ऑफ वाटर ये भी हो सके, यानी कि अगर अमोनिया रहता तो खूब पानी पता चलते कि कोई लैट्रिन करने जा रहा है और बाबू लेके जा रहा है 1000 लीटर पानी ठीक है, तो यहाँ तो पानी पीने को नहीं मिल रहा कई कई जगहों पे। तो इसीलिए नेचर देखो साफ है, नेचर बहुत विजनरी होता है, ठीक है ना। जो भगवान है, जो भी हमने हमको बनाया है वो सब बहुत जानते हैं सब चीज़ों को। मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। अच्छा, कितनी बार लिख दिया भाई, रिवीजन करा रहा है आपको। यूरियोटेलिक क्या कहते हैं उसको, यूरियोटेलिक कहते हैं। कह रहा है एग्जांपल मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिश मेनली एक्सक्रीट यूरिया। तो मैमल्स की बात कर लें, ठीक है। मेनी टेरेस्ट्रियल, कुछ जो एम्फीबियन जो लैंड पे रहना पसंद करते हैं ज्यादा, कुछ मरीन फिश जो होते हैं ये मेनली क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया, और इसको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। याद रखेंगे एग्जांपल्स। Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidneys.
ठीक, हम यूरियोटेलिक हैं, मान लो हम यूरियोटेलिक हैं, तो हमारे में अमोनिया नहीं बनता, ऐसी बात नहीं है, हमारे में भी अमोनिया बनता है, हमारी बॉडी में भी अमोनिया वेस्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारा लिवर है वो एक साइकिल चला करके, जिसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इतना समझो बस, ऑर्निथिन साइकिल एक साइकिल है जो लिवर में होता है और वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? मोर टॉक्सिक टू लेस टॉक्सिक। तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर, यानी कि जो यूरियोटेलिक हैं उनके अंदर भी अमोनिया बनता है, बस फर्क इतना है उस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में बाय लिवर, और उस साइकिल को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ठीक, और उस यूरिया को रिलीज कर दिया जाता है ब्लड में, और फिर उसको यूरिया को फिल्टर आउट कौन करता है? किडनी। ठीक है, कोई दिक्कत? Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity। तो बाबू आपको पता, हम आगे चल के देखेंगे ऑस्मोलैरिटी कितना महत्व है, यानी कि वाटर आयन कंसंट्रेशन, इसको ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट रहेगा, कितना पानी रहेगा, वो डिपेंड करता है उसका यूज किस तरह से करना है। तो ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि कितने पानी में कितना सॉल्यूट रहेगा। तो अगर हमारी बॉडी की इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म कह रहा है ऐसे हैं कि यूरिया पूरी तरह हम लोग नहीं बाहर उसको एक्सक्रीट करते हैं, कुछ यूरिया हम बचा लेते हैं ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, सॉल्यूट की मात्रा भी प्रेजेंट रहे। ठीक है, अब देखो लास्ट में आता है यूरिकोटेलिक। इसमें क्या है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet। पेलेट मतलब होता है क्या बाबू? हाँ, छोटे टुकड़ा, जिसे गांव में लेड़ी कहते हैं। क्या बोलूं, गंदा लग रहा है सुबह सुबह। और पेस्ट विद इन अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स। जो मैं क्लास में इसको बताता हूँ ना, जैसे मान लो कि पेस्ट की बात करें हम, तो जैसे आप मान लो अपने दोस्त के साथ, कोई भी दोस्त हो सकता है, ठीक है, कोई भी दोस्त हो सकता है जिसके साथ आप जा रहे हो, खुले में हो, एकदम खुले में मतलब कि एकदम ऐसे ही टहल रहे रोड पे, और आइसक्रीम लिए हुए हो, बटर स्कॉच मैं खाता हूँ, मान लो मेरा फेवरेट है, मेरा दोस्त मान लो चॉकलेट खा रहा है, तो दोनों लोग लिए हुए हैं, और अचानक से वो खाते खाते उसको लगा कि अब वो नमकहा फीलिंग आ रही है। तो उसने बोला कि जानते हो, अब ये जो चॉकलेट वाला जो आ रहा है ना, इसमें लेयर बाई है, ऊपर मीठा है, नीचे सॉल्टी है। हमका अच्छा ऐसा है क्या? उसको नहीं पता कि ऊपर से कोई कौवा उड़ रहा था और उस पर क्या कर दिया? लैट्रिन कर दिया। उसको पता भी नहीं चला। उसका कौवे का भी जो होता है पेस्ट, एकदम आइसक्रीम जैसा देखो पेस्ट, तो पेस्ट और पेलेट जैसा कौन लैट्रिन करता है बाबू? वो होते हैं बाबू कौन? ये होते हैं आपके रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स। ठीक, तो पेस्ट था बाबू, नमकहा नहीं होता है आइसक्रीम। ठीक है, तो यूरिकोटेलिक, इसको याद करने का तरीका देखो, मैंने बताया याद करने का ट्रिक, ध्यान से देखना। आप यूरिकोटेलिक याद करना है, यूरिकोटेलिक, तो इसके लिए मैंने बताया बिरला। क्या बताया है? बिरला। देखो, बी फॉर बर्ड्स, आई फॉर इंसेक्ट, आर फॉर रेप्टाइल्स, एल फॉर लैंड स्नेल्स, बस एल ए फॉर समझ लो लैंड स्नेल्स। ठीक है ना, बस ऐसे याद रखना, बिरला, बस। ठीक, लैंड स्नेल्स। और बाबू जितने एक्वेटिक लिख दे, जितना एक्वेटिक लिख दे वो सब क्या है? एमोनोटेलिक। और बाबू जो बच गए मैमल्स या फिर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैरीन फिशेस, ठीक है ना, ये एक थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा कि ये पानी में भी रह के जो है वो क्या है? यूरियोटेलिक है। ठीक, तो ये सभी यूरियोटेलिक हो गए, बस सिंपल सा है। अब आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जैसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े थे, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हार्ट्स पढ़े थे, सब में इसमें भी देख लेते हैं कुछ। तो जिसमें हम देखेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है, फ्लेम सेल क्या है, नेफ्रिडिया क्या है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या है, एंट्रिनल ग्लैंड्स क्या है, सब मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है। यही सब पढ़ने हैं हमको यहाँ पे। देखिए, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी structure. In most of the invertebrates, these structures are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organ called kidney. कह रहा है, सीधे देखना, एकदम क्वेश्चन बनेगा ये। क्वेश्चन बनेगा मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट, क्या मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट है, इसमें स्ट्रक्चर क्या है? जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म है, एकदम सिंपल ट्यूब के फॉर्म में है। ठीक, जबकि हम अगर वर्टिब्रेट जो एडवांस हैं इनकी बात करें तो यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म, जिसे हम किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कौन? किडनी। चलिए, ये तो बुझानी थी, पजल्स हो गया। अब हम बात करते हैं आगे की। देखिए, सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर मेंशन्ड हियर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल की। किसकी बात करेंगे? प्रोटोनेफ्रिडिया, या दूसरा नाम उसका क्या है? फ्लेम सेल। आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। किसमें?
प्लैटीहेल्मिन्थेस के। प्लैटीहेल्मिन्थेस जिसे हम फ्लैटवर्म कहते हैं, पहला हो गया। इसमें एग्जाम्पल प्लेनेरिया कह सकते हो। रोटिफर्स, सम एनिलीड्स एंड द सिफेलोकॉर्डेट, इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, एम्फियोक्सिस। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस जिसे हम फ्लैटवर्म कहते हैं, इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया दिया हुआ है। रोटिफर्स कुछ होते हैं, सम एनिलीड्स नॉट ऑल, एंड द सिफेलोकॉर्डेट्स जो इसमें एग्जाम्पल दिया एम्फियोक्सिस, ये सब के पास होता है क्या, प्लैटीहेल्मिन्थेस। सॉरी, इसके सब के पास क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया से पहले वाला पार्ट, या तो उसे हम फ्लेम सेल भी कहते हैं। ठीक, काम क्या होगा, वही होगा ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation। बॉडी में जितनी बाबू ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे ना, एक काम उनका और होगा, उनका एक्सक्रीशन से अलावा एक और काम होगा, बॉडी में आपको बाबू पानी और सॉल्यूट की मात्रा को ना एकदम व्यवस्थित करना, यानी कि ऑस्मोरेगुलेशन करना। ठीक, अब आता है दूसरा स्ट्रक्चर, नेफ्रिडिया। Nephridia are the tubular excretory structures of earthworm and other annelids। तो नेफ्रिडिया में याद रखना एनिलीड्स में क्या होता है बाबू, एनिलीड्स में क्या होता है, इसमें सब एनिलीड्स लिखा है, कुछ एनिलीड्स में होता है क्या, कुछ एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं याद रखना है, मतलब कि एनिलीड्स में कौन कौन, ये सब एनसीईआरटी नहीं मेंशन की, जितना एनसीईआरटी मेंशन के पास उतना। तो कुछ एनिलीड्स में क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। कुछ एनिलीड्स जो एडवांस हो चुके हैं, जैसे अर्थवर्म है, उस अर्थवर्म जो है इसमें क्या होता है, नेफ्रिडिया होता है। ठीक, नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। तो ये भी वही काम करता है। आता है नेक्स्ट, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। Malphigian tubules are the excretory structure of most of the insect। Malphigian tubule का एग्जाम्पल क्या हो गया, most of the insects including cockroaches। तो कॉकरोच में क्या होता है, Malphigian tubules। अर्थवर्म में क्या होता है, नेफ्रिडिया। ठीक है ना, याद रखेंगे। Malphigian tubules help in the removal of nitrogenous waste। इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट में, और वही सेम है, सब लोग वही सेम काम करते हैं। लास्ट में आता है बाबू ग्रीन ग्लैंड। क्या आता है, ग्रीन ग्लैंड, या तो हम कह दें एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स। कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड के क्रस्टेशियंस हैं, जैसे प्रॉन हुआ, इसमें ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, इसमें एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं, जो ये एक्सक्रीशन, देखो रंगीन हो गया कितना, एक्सक्रीशन का काम देख कैसा लग रहा है कैमरे में, जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। ठीक, ब्यूटीफुल। चलो बाबू देखें, अब आ गए हम लोग औकात पे, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। हम अपनी बात करें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 किडनी है, नंबर 1 नंबर 2, कितनी किडनी है, ब्राइटनेस सही है ना, नंबर 1 नंबर 2, 2 किडनीज है बाबू। कितनी किडनीज है, 2 किडनीज है। चलो 2 किडनीज है, 2 किडनी होती है, इससे किडनी से निकलता है यूरिन, इसे बोलते हैं यूरेटर। 2 यूरेटर होता है, 1 2, ये जाके एक बैग में भरता है यूरिन बैग कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। कितना हो गया, सिंगल होता है ये, और जहाँ से ये निकलता है यूरिन बाहर, उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। तो 1 यूरेथ्रा, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 2 किडनी, यही होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए देख लेते हैं। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड अ सिंगल यूरेथ्रा। ये चार चीजें मिलकर के कहलाती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनीज आर रेडिश ब्राउन bean shaped structure situated between the level of last thoracic and third lumbar vertebra। ठीक, मैंने आपको बताया था CTLSC बताया था ना। तो किडनी कह रहा है, उसका लोकेशन क्या कह रहा है, ध्यान देखना, लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक, यानी कि जो T12 है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हमारा T12 है, लास्ट थोरेसिक। इसके बाद लंबर शुरू होता है, क्या शुरू होता है इसके बाद, लंबर। तो 1 2 3 थर्ड लंबर, यानी कि इसी के बीच में जो किडनी होती है, इसी के बीच में होती है। ठीक, यानी कि आपको जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें C7 के बाद शुरू होता है क्या, T12। शुरू में 7 क्या होती है, सर्वाइकल हड्डी होती है, फिर 12 थोरेसिक होती है। इस 12वें में से जो लास्ट वाली थोरेसिक है, यहाँ से लेकर के जो तीसरा लंबर है, लंबर कितना होता है बाबू, लंबर 5 होता होगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ से इतनी बड़ी होती है किडनी, ये आपको बताना चाह रहा है। यानी कि हम कुल मिला के कहें तो ये अगर लेवल इसका ले लो, तो यहाँ पे होगा T12 और यहाँ पे होगा L3, यानी कि लास्ट थोरेसिक और थर्ड नंबर के बीच में पाया जाता है, उसी के लेवल में पाया जाता है यहाँ पे। ठीक,
और इसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन कलर है। बीन मतलब हाँ एकदम राजमा सेम के शेप का होता है, ठीक। ओके, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। तो ये हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है वो क्या है, वेंट्रल है। तो पीछे क्या है बाबू, पीछे क्या है, डॉर्सल है। तो डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी यहाँ पे पाया जाता है। Each kidney of an adult human measures 10 to 12 सेंटीमीटर in length। 10 से 12 सेंटीमीटर होता है लंबाई में, 5 से 7 सेंटीमीटर होता है चौड़ाई में, और 2 से 3 सेंटीमीटर होता है क्या हाँ थिकनेस, हाँ थिकनेस में, मोटाई में। तो हम कह सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 10, 12 क्या 2, 3, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 2, 3, 5, 7, 10, 12, ठीक। एवरेज वेट ऑफ 120 से 70, इसका वेट देखा जाए तो बॉडी के हिसाब से सबका 120 मिनिमम और मैक्सिमम 170 हो सकता है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर, अब शुरू होता है थोड़ी सी एनाटॉमी देखते हैं। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द inner concave surface of the kidney is a notch called hilum through which ureter, blood vessels and nerves enter। कह रहा है क्या, अभी आगे हम दिखाएंगे। देखो ये है आपका किडनी जा, देखो ध्यान से, ये है आपकी किडनी। तो ये वाला जो है कॉन्केव सरफेस, ये है कॉन्वेक्स सरफेस। ये कौन सरफेस है, कॉन्केव। तो सेंटर कह रहा है ना, क्या कह रहा है, देखो एकदम ध्यान से एकदम समझना, टू एकदम अच्छे समझा रहे हैं। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस, इनर कॉन्केव सरफेस के सेंटर में, यहाँ इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट है, गड्ढा प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं हाइलम। बस जहाँ से चीज़ें निकलती हैं और इसमें अंदर जाती हैं, बस यही कह रहा है। जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इंटर कर रहे हैं। यूरेटर अंदर जा रहा है, यूरिन देखो यूरेटर अंदर जा रहा है ना ऐसे, तो यहीं से बाहर निकलेगा ना यूरेटर। तो यूरेटर हुआ, नर्व्स हुए, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, ब्लड वेसल्स हुए, सब इसी रास्ते आते जाते रहते हैं। इनर टू द हाइलम, एकदम ध्यान से एकदम प्यार से, इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रेनल पेल्विस। ध्यान से एकदम ध्यान से बाबू, रेनल पेल्विस। देखो कह रहा है इनर टू द हाइलम, ये कॉन्केव सरफेस है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हुआ, यही हाइलम है। ये क्या है, पूरा जो गोल सा गड्ढा है जिसमें जो छेद है जिसमें सब घुस रहे हैं, वही हाइलम है। कोई दिक्कत, कह रहा है इनर टू द हाइलम। ये देखो यहाँ पे एक बड़ा सा एक स्पेस प्रेजेंट है, फनल शेप, कुप्पी जैसा, ठीक है, कुप्पी जैसा एक शेप ऐसे ही प्रेजेंट है। इसको हम बोल रहे हैं रेनल पेल्विस। एकदम ध्यान से, क्या बोल रहे हैं इसको, एकदम बना लेना अगर दिया नहीं है तो। अच्छा दिया तो है, देखो रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस है पूरा ये, ठीक। आगे देखिए ना, एक चीज एकदम पढ़ते जाना एनाटॉमी इसके। विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड केलाइसिस, इसके पास क्या है, इसके पास प्रोजेक्शंस हैं। देखो देखो देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो ना, जिसपे कोई ना कोई आ करके ये मेडुलरी पिरामिड्स लगे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं केलाइसिस, कैलिक्स बोलते हैं केलाइसिस। ओके, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। जो आउटर लेयर है किडनी की, जो देखो आउटर लेयर किडनी की, इसे हम बोलते हैं टफ कैप्सूल, जिसे हम बोलते हैं रेनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं बाबू, रेनल कैप्सूल। ओके, इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। दो बाबू इसके दो जोन हैं। ये जो बाहर वाला है ना, ये देखो, ये बाहर वाला है, ये बाहर वाला, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला है इसे बोलते हैं मेडुला। एकदम ध्यान से, जो अंदर वाला है पिंक कलर से जो कर रहा हूँ, ये है मेडुला, ये है कॉर्टेक्स। दो पार्ट होते हैं, एकदम अच्छे से ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस, ठीक है ना। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रेनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी। थोड़ी तबीयत नहीं सही लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो होता रहता है, ठीक है। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, जिसे हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। देखो देखो, ये जो मेडुला है ये डिवाइड है कॉनिकल मासेस, कोन की तरह है ना, इसे हम कह रहे हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या कह रहे हैं बाबू, मेडुलरी पिरामिड। कोई दिक्कत, मेडुला रिप्रेजेंट द मेडुला इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्चुअली मेडुलरी पिरामिड, ठीक।
याद रखना। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, जो कि किसमें घुसे हुए हैं, कैलाइसिस में। देखो ये कैलाइसिस है, इसी में घुसे हुए हैं, कैलाइसिस में घुसे हुए हैं सब, देख रहे हो ना। बस आगे देखो नेक्स्ट। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रेनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी। देखो ध्यान से, ये कॉर्टेक्स है, ये क्या है, कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स का पार्ट देखो यहाँ घुसा हुआ है, कॉर्टेक्स का पार्ट यहाँ घुसा हुआ है, कॉर्टेक्स का पार्ट यहाँ घुसा हुआ है। तो वो कॉर्टेक्स का पार्ट जो दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं रेनल कॉलम। क्या बोलते हैं, रेनल कॉलम, या तो बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी या बर्टीनाई। ठीक है, एकदम ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से, कॉलम ऑफ बर्टीनाई कहते हैं इसको। तो ये सब चीजें हैं कि एकदम ध्यान से, एक एक वर्ड फिर से देख लेना। इतना धीरे से तो मैं क्लास में भी नहीं पढ़ा था। ठीक, जो चीजें हैं बाबू, जो चीजें हैं वो सच है, मतलब कि इतना धीरे में पढ़ा रहा हूँ, बोर हो जाएंगे लोग बच्चे क्लास में। ठीक, लेकिन यहाँ पढ़ा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप 2 के स्पीड में देख सकते हो। चीजें हैं बाबू, आपके हिसाब से करता हूँ मैं सारी चीजें, आपको हो सकता है बाद में पता चले। ठीक है, जब आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग का सिलेक्शन नहीं होता, सच यही है, झूठ क्यों बोलना। तो जब जाएंगे तब वहाँ पता चलेगा कि हाँ अरे यार वो तो ऐसा था। ठीक है ना, जब चीज़ें साथ में होती हैं, पास में होती हैं, तो उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। जब चीज़ें बिछड़ जाती हैं तब उसके बारे में सोचना, रोना शुरू करते हो आप लोग। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। अब बात करते हैं किडनी बनी किससे है, किडनी के अंदर काम कौन कर रहा है एक्चुअल में। ये कोई सिस्टम होता है, सिस्टम काम नहीं करता, सिस्टम के अंदर लोग काम करते हैं। सिस्टम क्या है, इट्स अ मटेरियलिस्टिक, ये तो एक नश्वर है। ठीक है, वो कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन सिस्टम को बनाया किसने है, उसके पार्टिकल्स ने, उसके फंक्शनल यूनिट है, कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसको हम बोलते हैं। जैसे किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो है बाबू नेफ्रॉन। कौन है, नेफ्रॉन, जिसे हम बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, नॉट सेमिनिफेरस, इट्स यूरिनिफेरस। चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो 1 मिलियन जो है एक किडनी में, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। विच आर द फंक्शनल यूनिट, ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट। क्या है, 2 पार्ट हैं इसके, इस नेफ्रॉन 2 पार्ट, ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। ध्यान देखना, हर एक नेफ्रॉन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ से एकदम ध्यान चौकन्ना हो जाइए, जो भी खा पी रहे हैं साथ में ना, कि खा लें, पी लें, लेट के पढ़ लें। ठीक है, ऐसा ना करिए, एनसीईआरटी लेके पढ़िए। एक्सक्रीशन जो है ना, वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल चैप्टर इन ह्यूमन फिजियो। ठीक है, याद रखना, एक ये है, एक न्यूरॉन वाला चैप्टर, बस। और सब तो ठीक ठाक है, मतलब हाँ, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन भी थोड़ा सा है उसमें, पता नहीं क्यों लोगों का बहुत क्वेश्चन है, तो बहुत एकदम क्लियर कर देंगे सब कुछ। तो 2 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, ग्लोमेरुलस होता है और एक होता है क्या, रीनल ट्यूब्यूल। चलो देखो, ध्यान समझते हैं, ध्यान देखो बाबू, ये है एक बाबू आपके सामने जो दिख रहा है ना, ध्यान देखना, ये जो आपके सामने दिख रहा है यही है। चलिए मैं एक बना देता हूँ छोटा सा, देखिए ध्यान से, इसलिए तो छोड़ा था ये, अब समझ में आया कि मैं क्यों छोड़ा था इसको। ठीक, देखो ठीक है, ठीक, देखिए ये समय जो चल रहा है, इस समय बहुत ही क्रूशियल है। 1 घंटे इसमें बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, 1 घंटे बहुत मायने रखेंगे इसमें। मुझे भी दिन याद है अपने, एकदम हालत ख़राब रहती है इसमें। ठीक, तो इसके लिए वही 2 लाइन्स हैं, किसी ने लिखा है बहुत खूब कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा
या तो रण से भागे होंगे। ठीक, या तो प्रण को यानी कि अपनी कसम को तोड़ दिया कि यार पहले कसम खाया था कि मैं नीट कर लूँगा, अब तोड़ दिया क्या नहीं, चल नहीं हो पा रहा है। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। छोड़ दिया भाई, तैयारी छोड़ दिया एकदम। ठीक, तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में, जिनके जीवन में युद्ध है ही नहीं, जिनके जीवन में कुछ करना क्या है, इसके लिए कुछ मंजिल है ही नहीं, वो लड़ ही नहीं रहे कुछ चीज़ों से, वो बिल्कुल बेकार है, एकदम मिट्टी के समान है। समझ रहे हो ना? तो अगर जिंदा हो तो युद्ध लड़ोगे, हमेशा लड़ते रहोगे, वॉरियर हो तुम। क्या हो? वॉरियर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अपने आप को ना थोड़ा सा मोटिवेट रखिए। अब 2 महीने की बात है, 2 महीने से भी कम बच रहा है अब, तो चीज़ों को अब इसमें जो सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, याद है ना? डार्विन ने कहा था एडवर्स कंडीशन में जो सर्वाइव कर गया उसी को नेचर आगे ले जाती है। तो ये एडवर्स कंडीशन चल रहा है 2 महीने का। एडवर्स, मोस्ट क्या एडवर्स, खुद मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एडवर्स कंडीशन एकदम वर्स्ट कंडीशन। टेस्ट में नंबर नहीं आएगा, रोओगे, गाओगे, कोई सुनेगा ही नहीं। मेरे दोस्त फोन करेंगे मेरा तो ये हो गया, मेरा वो हो गया, दोस्त स्टॉप कर रहा है, कुछ नहीं यार। टेस्ट दो, नंबर देखो, मना करो अगर नहीं अच्छा हुआ है तो। ठीक है, अपना टेस्ट देते रहो, पढ़ते रहो, एकदम हैमरिंग करते रहो, एकदम मतलब पलटते रहो, पन्ना उन्ना एकदम मार चीड़ फाड़ एकदम, समझ रहे हो ना? ऐसे करो तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे, याद रखना। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये देखो ये है ये है आ रहा है ए से आना, तो अफरेंट आर्टेरियोल। क्या है ये? आर्टरी के और छोटे पार्ट होते हैं, आर्टेरियोल। ये है क्या? यह इफेरेंट आर्टेरियोल। क्या है ये? इफेरेंट आर्टेरियोल। ध्यान समझना। ठीक, ये जाके इकट्ठा हुए हैं, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो मैंने कहा नेफ्रॉन 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ग्लोमेरुलस, एक रीनल ट्यूब्यूल। इसके बाद आता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का पहला जो हिस्सा है वो है बाबू बोमन्स कैप्सूल। क्या है वो? बोमन्स कैप्सूल। उसके बाद पीसीटी, फिर ये है बाबू आपका हेनले लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप। ये नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग लिम्ब बोलेंगे। डिसेंडिंग नीचे जा रहा है, इसमें लिक्विड जो फिल्ट्रेट होगा नीचे जाएगा तो डिसेंडिंग लिम्ब है। ये ऊपर जा रहा है तो हेनले लूप का क्या है? ये असेंडिंग लिम्ब है। ये बाबू कई सारे नेफ्रॉन आके मिलते हैं, कई सारे नेफ्रॉन आके, कई सारे डीसीटी आके यहाँ पे मिलती है। इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इट इज द डक्ट विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम सेवरल नेफ्रॉन्स। समझ गया ना? तो ये है बाबू आपको पढ़ना। एफरेंट मतलब आना, इफरेंट मतलब ले जाना, एग्जिट, ई फॉर एग्जिट ले जाना। ये बाबू थोड़ा डायमीटर बड़ा होता है, इसका डायमीटर पतला होता है ताकि आराम से फश जाए। और ये फटाक से क्या करता है, देखो ये जाता है यहाँ से लपेटता है, इसको लपेटते हुए, ठीक है ना, निकल जाता है। तो ये बाबू लपेट रहा है ना, ध्यान देखो, लपेट रहा है, इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और बाबू जो हिस्सा जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, डीसीटी और पीसीटी, ये सब इसको सबको मिला के हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। लेकिन जो ऐसे इसके पैरेलल जा रहा है, किसके पैरेलल? लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जा रहा है, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। तो ये नेफ्रॉन है आपका, देखेंगे हम। ठीक, कोई दिक्कत? सुंदर बना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी ने इसको बना रखा है, देख लीजिए सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। ओके, ये बोमन्स कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ आर्टेरियल्स, जो कि किसके अंदर? जो ग्रुप ऑफ कैपिलरीज जो किसके अंदर है बाबू? बोमन्स कैप्सूल के अंदर है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं मालफिजियन बॉडी, नॉट मालफिजियन ट्यूब्यूल। तो होता है किसमें? इंसेक्ट्स में। मालफिजियन, इसे बोलते हैं मालफिजियन बॉडी, या एक और नाम देते हैं रीनल कार्पसल्स। क्या बोलते हैं? रीनल कार्पसल्स। याद रखना इसको, याद रखना। ओके, 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस इज अ टफ कैपिलरी, गुच्छा। टफ मतलब क्या होता है? गुच्छा। ग्रुप कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफेरेंट आर्टेरियोल। किससे बना है? एफेरेंट आर्टेरियोल से, यानी कि जो एफेरेंट आ रहा है। अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का एक पतला सा फाइन ब्रांच है। Blood from the glomerulus is carried away by an efferent arteriole. ब्लड को कौन ले जाता है? efferent। होता क्या है ना, देखो गंदा ब्लड यहाँ आ रहा है, जो फिल्टर करना है, किडनी का फिल्टर करना है, ब्लड को साफ करना। तो यहाँ से जो भी वेस्ट को हटाना, तो जो भी आ रहा है गंदा है, यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे छन्नी लगी होती है, यहाँ छन रहा है। जो छन कौन रहा है? यहाँ पे जो गंदगी है वो नीचे आती है, उल्टा चलता है। यहाँ पे जो गंदगी नीचे आ गई तो साफ खून फिर चला गया। तो एफेरेंट क्या लेता है? साफ खून ले जा रहा है, ये गंदा खून ले आ रहा है। सिंपल सा है एकदम, अगर समझोगे तो बहुत आसान है चीज़ें। ठीक,
द रिनल ट्यूब्यूल बिगिंस विथ अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। तो रिनल ट्यूब्यूल का पहला जो स्ट्रक्चर है वो है बोमन्स कैप्सूल बीसी, विच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस रखा गया है। ठीक, ग्लोमेरुलस अलोंग विथ बोमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड द माल्फिजियन बॉडी, जो बता चुके हैं कि बोमन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस रखा हुआ है, उसको मिला के हम बोलते हैं रिनल कॉर्पसल्स, या तो माल्फिजियन बॉडी या तो माल्फिजियन कॉर्पसल्स। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो कह रहा है इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है, जैसे मान लो ये है आपका ये आपका पूरा हो गया बोमन्स कैप्सूल, इसके बाद आता है पीसीटी। क्या आता है, हाईली जो क्वाइल्ड होता है, प्रॉक्सिमल पास, प्रॉक्सिमल मतलब पास, जो बोमन्स कैप्सूल के पास में है, कन्वोल्यूटेड मतलब एकदम पूरा क्वाइल्ड है ट्यूब्यूल। अ हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप, जो ये इसके बाद हेनले लूप, जो जिसके बाद क्या है वो, इसके बाद क्या है ये हेनले लूप है। तो हेयर पिन लाइक हेनले लूप। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल व्हिच हैज अ डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिम्ब, जो कि डिसेंडिंग लिम्ब है, एक क्या है ऊपर चढ़ रहा है, असेंडिंग लिम्ब है। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल रीजन कॉल्ड डिस्टल मतलब दूर, तो डीसीटी कहते हैं इसको। द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है सभी लोग, अभी कल एक बच्ची आई थी पूछने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें कंफ्यूजन क्या होती है। द डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। तो पहले डीसीटी में आया है, यूरिन या फिल्ट्रेट जो भी कह रहे हैं हम, पहले किस में आया है, डीसीटी में आया है, उसके बाद स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद किसमें, कई सारी डीसीटीज किसमें खुली हैं, कलेक्टिंग डक्ट में, यानी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, स्ट्रेट ट्यूब, मेनी ऑफ विच कन्वर्जिंग एंड ओपन इनटू रेनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड, यानी कि ये कलेक्टिंग डक्ट्स मेडुलरी पिरामिड से होते हुए, एकदम लिख लेना एनसीईआरटी में, मेडुलरी पिरामिड से होते हुए किसमें खुल रहे हैं, रेनल पेल्विस में। किसमें खुल रहे हैं बाबू, रेनल पेल्विस। एकदम एनसीईआरटी में सभी लोग, चाहे कितने भी टॉपर हों आप, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये बात जरूर एनसीईआरटी में लिखना। डीसीटीज कई सारे कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कई सारे मेडुलरी पिरामिड में खुलते हैं, और ये खुलता है रेनल पेल्विस में। ठीक, याद रखना, और वहां से यूरेटर के रास्ते बाहर आ जाता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या है, केलाइसिस, जो केलाइसिस है, उसके बाद केलाइसिस सब यूरेटर के रास्ते बाहर, सब लिख लेना वहां पे अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एफेरेंट आर्टेरियल्स, इसमें आ रहा है ब्लड, इसमें ब्लड आ रहा है, यहाँ से साफ ब्लड जा रहा है, इसमें एक ग्लोमेरुलस है। ठीक, ये पीसीटी यहाँ से हो रहा होगा, ये बोमन्स कैप्सूल है। बस एक चीज़ मैंने नहीं बताया, मैंने बता दूं आपको, ये थोड़ा इसका डायग्राम को और अच्छे से बता दो। देखो ये इंफीरियर वेना कावा है, यानी कि बॉडी के निचले हिस्से से खराब खून को किडनी के पास ला रहा है। ठीक, कोई दिक्कत आपको, इंफीरियर वेना कावा। ये क्या है बाबू, ये है रिनल आर्टरी। क्या है ये, रिनल आर्टरी है। ठीक है ना, रिनल आर्टरी है। मेडुला पेल्विस ये सब देख चुके हैं, ये किडनी है, डॉर्सल आयोटा है। क्या है ये, डॉर्सल आयोटा, ध्यान देखना, ये रिनल आर्टरी है, ये जो पीछे दिखाया गया है ये रिनल आर्टरी, ये पूरा का पूरा तो डॉर्सल आयोटा है। क्या है, डॉर्सल आयोटा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, बस ऐसे नाम से रटने रहना सब कुछ। द माल्फिजियन कॉर्पसल्स पीसीटी एंड डीसीटी, एकदम ध्यान से देखना, दो पार्ट होते हैं किडनी के अंदर, कॉर्टेक्स और मेडुला, किनारे वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। जो माल्फिजियन बॉडी है, सॉरी माल्फिजियन कॉर्पसल्स है, यानी कि बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इसको हम बोल रहे हैं माल्फिजियन कॉर्पसल्स, और दूसरा पीसीटी और डीसीटी, ये सब ऊपर रहते हैं, तो सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन, यानी कॉर्टेक्स में रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉर्टेक्स में कौन रहता है, एकदम ध्यान से, माल्फिजियन बॉडी का मतलब कौन, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल, ये हो गया। और कॉर्टेक्स में कौन रहता है, पीसीटी, और कौन रहता है, जनरली की बात कर रहा है। तो ये जनरली तीन लोग कॉर्टेक्स में रहते हैं, बाकी सब मेडुला में, बाकी सब मतलब कौन, whereas the loop of Henle dips into the medulla। ठीक, ओके। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन में क्या होता है, ध्यान देखना, ये मान लो मेडुलरी पिरामिड है। ठीक, इसी में नेफ्रॉन्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो केस होता है नेफ्रॉन्स का, वो बहुत ना क्या ऐसे कुछ होता है, ध्यान देखना, मतलब कि मेडुला में बहुत अंदर नहीं घुसा होता है। इसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बाबू, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है ना, क्या लिखा, इन मोस्ट लिखा होगा जरूर, देखो लिखा होगा
हाँ, इन मेजॉरिटी याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन को बोलते हैं क्या? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है। In some of the nephrons, the loop of Henle is very long and run deep into the medulla. कुछ ऐसे कुछ ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जो इस केस के, जो बता दे रहा हूँ, देखो इसमें जो नेफ्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं बाबू, देखो खूब अंदर तक उनका जो लूप ऑफ हेनले है खूब ऊपर अंदर तक जाता है। इसको बोलते हैं हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इनको हम बोलते हैं ऐसे। ठीक। These nephrons are called juxtamedullary nephrons. ठीक। The efferent arterioles emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubules called the peritubular capillaries. ये इसकी बात कर रहा है। देखो ये जो efferent arteriole है ये जा करके लपेट रहा है सबको, जितने ट्यूब्यूल्स हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक। और एक और पतला वेसल्स है जो हेनले लूप के पैरेलल जा रहा है, उस यू शेप का होता है, इसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन द कॉर्टिकल। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले है वो नीचे तक नहीं जाता है। तो जब लूप ऑफ हेनले नीचे तक नहीं जा रहा है तो वासा रेक्टा भी नीचे तक नहीं जाएगा, क्योंकि लूप ऑफ हेनले से ही वो बाबू अटैच होता है, उसी में उलझा होता है। तो याद रखना कि जो वासा रेक्टा होता है वो हाईली रेड्यूस, बहुत कम या तो एब्सेंट होता है किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। ठीक है। अब आता है ना यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहला क्या है? 3 स्टेप्स हैं यूरिन के बनने के। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ठीक है, 3 ये होते हैं। ठीक। दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो कि नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों में होते हैं। ठीक। तो इसको मैं क्लास ले लूँ, 9 बज गया ना, 12th में क्लास है, फिर मैं क्लास के बाद इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं फिर, बस आपको तो सब एक ही साथ मिलेगा। हाँ देखिए, तब यूरिन फॉर्मेशन तक हो गया था। यूरिन फॉर्मेशन करना है अभी तक, देखिए ध्यान से। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन का, फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सिक्रीशन। ये तीनों पढ़ने वाले हैं, यानी 3 ये प्रोसेस से गुजार करके हम चलेंगे तब जाके यूरिन का फॉर्मेशन होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए तीनों का मतलब हम पहले समझ लेते हैं क्या है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, बस समझ में आ जाएगा। देखो देखो ध्यान से, मान लीजिए ये है आपका नेफ्रॉन। ठीक। एफेरेंट आ रहा है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस बना रहा है, यहाँ पे जा रहा है ईफेरेंट। एफेरेंट आ रहा है, ग्लोमेरुलस बना रहा है, ईफेरेंट जा रहा है। ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे फिल्ट्रेशन पोर्स होते हैं, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो जो चीज़ें जो है काम लायक नहीं होती हैं या फिर जो एक्स्ट्रा होती हैं, एक्सेस होती हैं, उन्हें ये नीचे गिरा देता है, छान के नीचे भेज देता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्टरेशन। तो ग्लोमेरुलस से हो रहा है तो हम बोल रहे हैं फिल्टरेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और जो निकल के नीचे जा रहा है ना, इसको बोलते हैं फिल्टरेट। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है। ये फिल्ट्रेट नीचे गया, एकदम ध्यान देखिएगा, ये फिल्ट्रेट नीचे गया, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब ट्यूब्यूल्स में जा रहा है। और जब जा रहा है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, ये सब। तो अब क्या होगा, जब कुछ चीज़ें जो है ना, एक्सेस जो कुछ चीज़ें हमारे काम की, इसमें से भी कुछ चीज़ें काम की हैं, तो ये वापस इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो दूसरा स्टेप क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है टिब्यूल से, कहाँ से? टिब्यूल से ब्लड वेसल्स में। अब देखो क्या होता है, अब देखो कुछ चीज़ें क्या होती हैं जो ब्लड में अभी भी हैं, जो गंदी हैं, जिन्हें हमको बाहर भेजना है, तो उसको हम ब्लड में से कहाँ भेज देते हैं? ब्लड में से वापस ट्यूब्यूल्स में भेजते हैं, और इसको बोलते हैं सिक्रीशन। क्योंकि ऐसा लगता है कि जो रेनल ट्यूब्यूल्स उसमें से कुछ सिक्रीट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या बोलते हैं बाबू? तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनको हम कर करके हम बातें आगे करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। अब देखिएगा क्या है, ये तीनों पहले आपको कॉमनली मैंने बता दिया। द फर्स्ट स्टेप लिख रहा है, द फर्स्ट स्टेप in urine formation is the filtration of blood, which is carried out by the glomerulus and is called glomerular filtration. On an average 1100 से 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute. 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड जो है किडनी द्वारा फिल्टर किया जाता है, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped by the
ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। कह रहा है जैसे कि मैंने बताया कि जो एफेरेंट है उससे जो ब्लड आते हैं फिल्टर होने के लिए उनकी मात्रा 1 मिनट में 1100 से 1200, 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड आता है। ठीक, अब आपको पता है कि आउटपुट जो कार्डियक आउटपुट होता है वो 5 लीटर है और आ कितना रहा है 1 लीटर, तो हम इसलिए नॉर्मली रफली कह देते हैं 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट, यानी कि 1/5 ऑन एन एवरेज लिखा है ना, 1/5 ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल, इसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। बस सिंपल सा है। तो किडनी 1 मिनट में उतना ब्लड जो है फिल्टर करती है जितना कि 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट, मतलब जितना हमारा एक बार में कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट का, उसका 1/5 करती है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स इन द एंडोथेलियम। तो 3 लेयर से फिल्ट्रेशन होता है। क्या क्या होता है ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 लेयर का ये फिल्ट्रेशन होता है। चलिए दिखा देते हैं हम आपको, पढ़ देते हैं। पहला होता है द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। पहला जो होता है वो है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का एंडोथेलियम, जो ब्लड वेसल्स का जो सबसे लास्ट वाला लेयर होता है जो कवरिंग होता है। दूसरा एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, दूसरा लेयर क्या होता है एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल। और तीसरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इन दोनों के बीच में इनको चिपकाने का काम करता है। ठीक, कह रहा है जैसे मान लो बोमन्स कैप्सूल, ध्यान से देखना, ये है बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल का जो लेयर है एक ये हो गया, ठीक ना, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से, मान लो बोमन्स कैप्सूल है, इसमें ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस मान लो ये मान लो एक कैपिलरी है, इसमें से ब्लड निकल रहा है। तो पहले एंडोथेलियम, इसे क्या बोल रहे हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये एंडोथेलियम हो गया ब्लड वेसल का। दूसरा यहाँ पे पोडोसाइट्स होता है, भी देखेंगे हम। बोमन्स कैप्सूल का एपिथेलियम दूसरा, और इनके बीच में होता है क्या, बीच में क्या होता है बाबू, बीच में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम 3 लेयर से ये फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक, द एपिथेलियम सेल ऑफ बोमन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट। जो बोमन्स कैप्सूल का एपिथेलियम सेल है उसे हम पोडोसाइट कहते हैं। एंड अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर, इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स मैनर में वो चीज़ें होती हैं। ठीक 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 ठीक, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो 1 घंटे की वीडियो लगभग हो गई है, थोड़ा सा और बचा होगा आई थिंक। ठीक, तो आप सभी लोग देखेंगे इसको अच्छे से। चलिए, so that to leave some minute spaces called filtration slits or slit ports, blood is filtered। तो क्या कह रहा है ना कि ये जो पोडोसाइट है इसका जो ये अंदर वाला लेयर है, कितना डबल मेम्ब्रेन होता है ना, तो जो अंदर वाला लेयर होता है, ठीक है ना, ये देखो ये जो अंदर वाला लेयर, इसमें ऐसे ऐसे माइन्यूट स्पोर्स हैं, इसी को हम पोडोसाइट कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं पोडोसाइट, जो कि कॉम्प्लेक्स मैनर में ऐसे होता है, दांत लाइक, ठीक है ना, टीथ लाइक स्ट्रक्चर, पोडोसाइट। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज, ब्लड फिल्टर होता है इतना फाइनली, इतना अच्छे तरीके से, दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन। प्लाज्मा के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट, प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन को छोड़ के बाकी सब पास हो जाते हैं ल्यूमेन में, बोमन्स कैप्सूल से पास हो जाते हैं, छन जाते हैं। देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो 3 लेयर से फिल्टर हो रहा है, बहुत फाइनली फिल्टर हो रहा है, सारा प्लाज्मा चला जा रहा है प्रोटीन को छोड़ करके। यानी कि जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट याद रखना, जो फिल्टरेट होता है बाबू, ये क्या होता है, फिल्ट्रेट इक्वल टू इसमें क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट को क्या कहते हैं, फिल्टर को कहते हैं कि प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। जो फिल्ट्रेट होता है वो प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में से प्रोटीन हटा दो वही फिल्ट्रेट होता है, याद रखेंगे इसको। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट। अब आता है GFR। तो 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनाती है किडनी, उसी को बोलते हैं GFR। क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट में ब्लड कितना आता है 1100 से 1200 ml, और उसमें से जितना जो है वो बना देती है किडनी, उसको हम बोलते हैं क्या, उसी को हम क्या है, तो 1100 से 1200 खून आ रहा है, और कितना छन रहा है उसमें से छन रहा है कितना, बस छन रहा है आपका 250 ml लगभग, ठीक है ना, 180 कितना, हाँ 125 ml। तो उसी को बोलते हैं GFR। क्या बोलते हैं उसको GFR बोलते हैं। और अगर हम बात करें एक बार में, यानी कि 1 दिन की बात करें, तो देखो मान लो कि ये पूरा आपका है
ठीक है ना। ये आपका है बोमन्स कैप्सूल, इसमें से कितना आ रहा है 1100 से 1200 ml ब्लड आ रहा है, गंदा ब्लड, और इसमें साफ जितना जो गंदगी है, जो फिल्ट्रेट है वो कितनी जा रही है 125 ml। तो 125 ml की जो फिल्ट्रेट है, गंदगी है, वो आ रही है 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में। इसको GFR कहते हैं। अगर हम इसको गुणा कर दे किससे, एक दिन का निकालना हो तो 24 दिन गुणे 60 कर दो तो मिनट निकल जाएगा। तो 24 गुणे 60 गुणे 125 कर दो तो लगभग 180 लीटर आएगा। यानी कि जो फिल्ट्रेट होता है, जो फिल्ट्रेट बनता है 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में। कितना बनता है? 180 लीटर बनता है एक दिन में, ठीक है। द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी के पास ना खुद का एक मैकेनिज्म होता है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन GFR को रेगुलेट करने का। क्या होता है ये? वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। एक जो इसका सबसे तगड़ा जो एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है? JG अपैरेटस। क्या होता है? JG अपैरेटस होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस होता है, ठीक है ना। Justa glomerular apparatus. JGA is a special sensitive region formed by cellular modification in the distal convoluted tubule and the afferent tubule. याद रखना, यानी कि जो JGA है ना, एक ऐसा apparatus, एक ऐसा सेल जो किससे किससे बना है? जब DCT, एकदम ध्यान से देखना NCERT क्या कह रही है, जब DCT और DCT और एफेरेंट आर्ट्रियोल जब दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं, दोनों जहां आपस में कांटेक्ट करते हैं वहां पे एक मॉडिफिकेशन होता है, उसी का नाम है JGA। बाबू देखो JGA, बाबू अभी हम आगे पढ़ेंगे JGA रास मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें इसको और अच्छे से देखेंगे। फिलहाल JGA क्या है? जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस है, एक ऐसा सेल मॉडिफिकेशन है किसका? जब DCT मिलता है किससे? एफेरेंट से, इफेरेंट नहीं एफेरेंट से, तो वहां पे एक मॉडिफिकेशन होता है, एक कीमोसेंसिटिव रीजन बन जाता है जिसको बोलते हैं JGA। क्या करता है? जैसे ही आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, जैसे ही आपकी बॉडी में GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, तुरंत ये JG सेल जो होंगे एक्टिवेट हो जाएंगे। JGA में JG सेल्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाएंगे और बाबू रिलीज करेंगे रेनिन। क्या रिलीज करेंगे? रेनिन। और फिर क्या हो जाएगा? GFR आपका वापस सही हो जाएगा। कैसे ये सब होता है हम रास मैकेनिज्म में आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक, डोंट वरी। चलिए देखते हैं। A comparison of the volume of the filtrate found per day, यानी कि हम देखें तो 180 लीटर एक दिन में बनता है फिल्ट्रेट, लेकिन यूरिन कितना बनता है? 1.5 लीटर। तो इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि 99% ऑफ द फिल्ट्रेट, जो 99% फिल्ट्रेट है बाबू, ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्ब रीनल ट्यूब्यूल्स द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, और इसको हम नाम देते हैं रीअब्जॉर्प्शन। द ट्यूबुलर epithelial cells in a different segment of nephron perform this either by active or passive mechanism। ठीक है ना। कह रहा है जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल है वो उसके जो डिफरेंट सेगमेंट है DCT PCT ये सब लूप ऑफ एले, वो अलग अलग मेथड से या तो एक्टिव या तो पैसिव। एक्टिव मतलब एनर्जी खर्च करता है, पैसिव मतलब बिना एनर्जी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे चीज़ों को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है या फिर निकालता है। कैसे करते हैं इसको? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए अगर ध्यान से, तो सब्सटेंस ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, याद रखना ये सब एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। एकदम याद रखना, एकदम यहीं पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए किसका किसका होगा? ग्लूकोज का होगा, अमीनो एसिड का होगा और सोडियम का। जितने पॉजिटिव आयंस होते हैं सबका एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होता है, जितने नेगेटिव आयन होते हैं उनका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। ध्यान से देखेंगे तो ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड हुआ, सोडियम आयन हुआ, इस सब का बाबू कैसा होता है? एक्टिवली होता है। वेयर एज द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाई पैसिव ट्रांस, जो कि अब देखो दूसरा जो केस बता रहा है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्या है? जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये जो पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? पैसिवली, ठीक है, याद रखेंगे। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। तो कह रहा है कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो भी, तो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, वाटर हो गया, एक और याद रख लेना Cl- क्लोराइड, ये सब पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक H+, K+ एंड अमोनियम आयन। अब देखना यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है, देखो द ट्यूबुलर सेल, जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं कुछ सब्सटेंस, जैसे H+ हुआ, K+ हुआ, अमोनिया हुआ, ये सब। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो सिक्रेशन किस लिए हेल्प है? ताकि आयनिक बैलेंस बन सके, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं ट्यूब्यूल्स, तो डिफरेंट ट्यूब्यूल्स उनसे क्या सिक्रेट होता है, क्या रीअब्जॉर्ब होता है, ये सब बातें करेंगे। तो आपको पता है नेफ्रॉन का जो सबसे पहला ट्यूबुलर पार्ट है वो क्या होता है? वो होता है आपका बोमन्स कैप्सूल, और दूसरा होता है बाबू PCT। तो PCT ध्यान से देखेंगे, PCT की बात कर ले हम लोग। PCT बहुत इंपॉर्टेंट होता है, NTA का फेवरेट जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो डेटा दिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें फैक्ट दी गई हैं।
PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ध्यान से पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो PCT है बाबू ना, वो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से बना होता है, जिससे कि क्या होता है, ब्रश बॉर्डर से क्या होता है ना बाबू, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, क्वेश्चन है बाबू, अलर्ट है, इसको अंदर से याद रखना। Nearly all of the essential nutrients and 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed by this segment। ठीक है ना, तो कह रहा है नियरली ऑल एसेंशियल, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, साथ में 70 से 80% क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर हैं, ये सब रीअब्जॉर्ब कैसे होती है, सेगमेंट से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये सेगमेंट से एब्जॉर्ब होती हैं, इसीलिए कहते हैं मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ये, याद रखेंगे इसको। PCT ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द pH के मेंटेनेंस में हेल्प करता है, सिक्रेशन या रीअब्जॉर्प्शन करके, और एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और सिक्रेशन करवाता है हाइड्रोजन आयन का। सिक्रेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर, ट्यूब्यूल के अंदर वो सिक्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया का। ठीक है ना, ठीक। तो और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका होता है, याद रखो एकदम, क्वेश्चन ये सब डेटा है, इसको कोई ऐसे रटना पड़ेगा आपको खुद बना बना के। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे, पहले किससे बना है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से बना है। दूसरा क्या बनेगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सारे जितने भी हैं, और 70-80% जो है इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब, और बाबू वाटर, ये सब यहाँ पे पैसिवली जो है, पैसिवली या इसमें कुछ एक्टिवली भी होते हैं, तो कुछ लिखा नहीं है तो हमको नहीं सोचना है। PCT हेल्प करता है pH और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में। कैसे करता है, सिलेक्टिव सिक्रेशन करके, किसका, हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया का, किसका, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का, इनटू फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन करवा के, बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन करवाता है। जितने तक चलिए डायग्राम में दिखाते हैं आपको हम, देखिए ध्यान से, इस डायग्राम का मतलब समझिएगा, आधे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। देखो क्या लिखा है, ये है H+ और यहाँ पे अमोनिया है। ठीक ठीक, तो ये PCT है। PCT में क्या हो रहा है, इनका हो रहा है बाबू, इनका हो रहा है, लिख लेना वहीं पे, इनका हो रहा है सिक्रीशन। क्या हो रहा है, सिक्रीशन। क्या हो रहा है, सिक्रीशन। और यहाँ पे पानी है, H+ है, SCO3- है, NaCl है, न्यूट्रिएंट है, ये सब का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, रीअब्जॉर्प्शन। तो H+ NH3, और नहीं तो साथ में एक चीज़ लिखना है, K+ का भी यहाँ पे सिक्रेशन होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है K+, ठीक, यहाँ पे लिखा है H+, और एक लिख लो अमोनिया। इन तीनों का यहाँ से भी सिक्रेशन होता है। तो याद रखना, ट्यूबुलर सिक्रेशन की बात करें तो PCT और DCT में सेम होता है, K+ का, H+ का, NH3 का, तीनों का सिक्रेशन होता है। और एब्जॉर्प्शन का आप NaCl H2O, यहाँ पे SCO3- लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिक्रेशन वाला पार्ट हो गया PCT का, देखा आपने। अब आता है हेनले लूप। कौन आता है, हेनलेज लूप, जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। जो इसका असेंडिंग लिम्ब है ना, इसका असेंडिंग लिम्ब, जैसे कि ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। क्या कम होता है, रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, याद रखेंगे इसमें। However, this region play significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid। तो देखा हमने यहाँ पे ना रीअब्जॉर्प्शन, जैसे वाटर की भी बात करें तो रीअब्जॉर्प्शन वाटर की भी बहुत कम होती है। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो वाटर मेडुला में कम आएगा, यानी कि बाहर पानी की कमी रहेगी, और पानी कमी रहेगा तो हम कहेंगे वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में जो ये असेंडिंग है, आपका जो असेंडिंग लिम्ब है बाबू, वो भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। जो बाबू डिसेंडिंग लिम्ब है वो किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए। ध्यान देखना, ध्यान देखना, हम देखेंगे अभी आगे चल के जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जब यहाँ से नीचे चीज़ें आती हैं, फिल्ट्रेट नीचे आता है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, यानी कि इट इज परमिएबल टू वाटर बट नॉट परमिएबल फॉर NaCl। तो इसका रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, वाटर का। तो जो फिल्ट्रेट नीचे जाएगा उस फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और जब हम बात करेंगे असेंडिंग लिम्ब्स की, तो यहाँ से NaCl तो रीअब्जॉर्ब होगा, लेकिन यहाँ से H2O रीअब्जॉर्ब नहीं होता। तो हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू सॉल्ट, और हम असेंडिंग लिम्ब को कहेंगे इट इज परमिएबल टू सॉल्ट बट इम्परमिएबल टू वाटर। याद रखेंगे इसको। तो इसीलिए, सिर्फ इसीलिए जब नीचे आता है बाबू फिल्ट्रेट तो पानी निकल गया तो कंसंट्रेट हो जाता है, और जब ऊपर जाता है तो पानी निकल नहीं पाता है। ठीक है ना, पानी तो कौन निकलता है, NaCl निकलता है, तो बोल डाइल्यूट हो गया। ठीक,
तो कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता है जब नीचे आता है, तो एज इट मूव डाउन द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल, जो असेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमेबल है किसके लिए, वाटर के लिए, बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली, तो एक्टिवली या पैसिवली वहां से इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफर कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट pass upward it gets diluted due to passage of electrolyte to the medullary fluid। कह रहा है कि therefore as the concentration filter, जैसे ही concentrated filtrate ऊपर जाता है वो डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि उसमें से जो सॉल्यूट है वो सब बाहर निकल जाते हैं। अब आता है DCT। बाबू DCT में देखो यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर होता है। इसमें क्या मतलब है, जैसे आपकी बॉडी में कमी हो गई है पानी की और इलेक्ट्रोलाइट की, तो PCT तो पूरा कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा कमी हो गई है, तो अब DCT में से भी रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो DCT से हम जो है सोडियम को और वाटर को इसमें से हम रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं। DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HSSCO3-। बाबू DCT से एक और चीज रीअब्जॉर्ब होती है SCO3- बाइकार्बोनेट आयन एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या क्या सिक्रीट होता है हमने देखा, हाइड्रोजन हुआ, पोटेशियम हुआ और अमोनिया हुआ, ये सब वहां से सिक्रीट होता था, चाहे PCT हो चाहे DCT, ये सिक्रीट होता है वहां से, यानी कि उसके अंदर सिक्रीट होता है, मेंटेन द और पीएच को और पोटेशियम बैलेंस सबको मेंटेन करता है। लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, तो ये डक्ट कॉर्टेक्स से लेकर के इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक नीचे तक फैला होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन, यहां से भी कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट पानी का हम रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं और कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, और ये सेगमेंट जो है वो अलाउ करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलरिटी। और बाबू इससे क्या होता है, जब यूरिया जब निकलता है बाहर, इससे जो मेडुला है ना उसमें जो ऑस्मोलरिटी है वो मेंटेन रहती है। इट ऑल्सो प्ले a role in the maintenance of the pH and ionic balance of body by the selective secretion of H+ and K+ ion। तो क्या कह रहा है, यहां से भी बाबू, यहां पे देखो PCT में क्या क्या सिक्रेट होता है, H+ K+ अमोनिया, DCT में H+ K+ अमोनिया, लेकिन यहां पे सिर्फ H+ और K+ सिक्रेट होता है ताकि pH और बैलेंस बना रहे। Mechanism of concentration of the filtrate। Mammals have the ability to produce a concentrated urine। mammals के पास ability है यूरिन को कंसंट्रेट करने की। द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, और इसमें जो हेनले लूप है और जो वासा रेक्टा है काफी ज्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनले लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंड दस फॉर्म अ काउंटर करंट, और क्या बनाते हैं, काउंटर करंट बनाते हैं। यानी कि ये आपका हेनले लूप है, ठीक है, हेनले लूप है, ध्यान देखना। तो हेनले लूप में यहाँ पे देखो नीचे जा रहा है डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, तो दोनों आसपास अपोजिट हो गए, तो इसको हम बोलते हैं, अपोजिट अगर है तो इसको हम बोलते हैं कि काउंटर करंट बना रहे हैं, कि जो इसमें से नीचे जा रहा है जो कमी निकलेगी यहाँ पे इसमें घुस जाएगा, इसमें से इसमें घुस जाएगा, तो आपस में एडजस्ट करते रहते हैं चीजों को, हम उसको बोलते हैं काउंटर करंट, अपोजिट एक दूसरे के। अब देखो इसके साथ साथ इसमें वासा रेक्टा भी रहता है, तो वासा रेक्टा मान लो इधर है ऐसे, तो वासा रेक्टा इधर जा रहा है, देखो ये डिसेंडिंग है वासा रेक्टा, ये असेंडिंग वासा रेक्टा है, और ये क्या है, असेंडिंग हेनले लूप। तो असेंडिंग हेनले लूप और डिसेंडिंग वासा रेक्टा, ये दोनों आपस में काउंटर करंट है, ये दोनों आपस में काउंटर करंट है, तो इसे बोलते हैं ना काउंटर करंट मैकेनिज्म। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज आल्सो इन अ, वासा रेक्टा में खुद आपस में ही भी किसमें है, काउंटर करंट है। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी। तो जो कंसंट्रेशन यूरिन का बढ़ता है बाबू, 180 लीटर से 1.5 लीटर यूरिन काफी कंसंट्रेटेड होगा। जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इसके लिए दो रीजन है, पहला है प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, यानी हेनले लूप और वासा रेक्टा का पास पास होना, और दूसरा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम, यानी कि दोनों के बीच में काउंटर करंट का डेवलपमेंट होना, हेल्प इन मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से कॉर्टेक्स में कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और वो 1200 होता है कहाँ पे, इनर मेडुला में, इन द इनर मेडुला। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया, और ये ग्रेडियंट कौन बनाता है, NaCl बनाता है और यूरिया बनाता है, याद रखेंगे। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the descending limb of the vasa recta। चलिए इस मैकेनिज्म को समझते हैं अच्छे से। देखिए बाबू, ये है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये है आपका 600, ये हो गया 800 या 900, ये हो गया 1200। ये बाबू जो लाइन है ना, इसके ऊपर कॉर्टेक्स है, क्या है ये, कॉर्टेक्स, ये है आपका आउटर मेडुला,
और ये आपका है इनर मेडुला, ये हो गया आउटर मेडुला और इनर मेडुला, कॉर्टेक्स सब लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे है एफेरेंट एट्रियोल, यहाँ पे आया सब कुछ आया, यहाँ से फिल्ट्रेट निकला। फिल्ट्रेट जब निकलता है तो ये बाबू है, एकदम ध्यान से देखना जो बोलने जा रहे हैं, एकदम यही है मेन, जो इसका सार है यही है। नीचे गया तो बाबू ये है परमेबल टू वाटर, तो वाटर यहाँ से निकल गया। जो वाटर निकल गया तो देखो जब वाटर निकलता जा रहा है तो नीचे बाबू ये जो है ना ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है, और नीचे कितनी हो गई 1200 हो गई, यानी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो बाबू इसमें से NaCl निकल रहा है। क्या निकल रहा है? NaCl। देखो जब ऊपर जाएगा तो NaCl निकल रहा है, और जब NaCl निकलता है तो हम कह रहे हैं कि इसकी ऑस्मोलैरिटी घटती जा रही है। देखो यहाँ पे 1200 से 900, 600, 400, 200, यहाँ पे 200 हो गया। देखो कितना हो गया यहाँ DCT में जाते 200 हो गया। तो वही कह रहे हैं कि ध्यान से देखना, ये इधर नीचे जाते हुए कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ऊपर जाते हुए कंसंट्रेशन घट रहा है। अब देखो ये जो है वासा रेक्टा यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा फिगर को अच्छे करने के लिए यहाँ पे रख दिया गया। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से एकदम। ये जो वासा रेक्टा है ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ये इसके पास होता है। तो जो NaCl यहाँ से निकल रहा है, ध्यान से देखना यहाँ पे देखो, अगर नीचे आ रहा है कोई चीज़ तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और ऊपर जा रहा है तो सेम वही होगा। लेकिन ये इधर है, इधर से चीज़ें आ रही हैं, इसमें ब्लड इधर से बह रहा है, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब हुआ, ध्यान से देखना। और इधर से ऊपर चढ़ रहा है तो ये लूप, हेनले लूप का असेंडिंग हुआ, और ये वासा, जो हेनले लूप का असेंडिंग है वो किसके बगल में होगा? वासा रेक्टा के डिसेंडिंग में। तो अब यहाँ पे जो NaCl अंदर जो बाहर निकल रहा है ना, वो घुस जाएगा कहाँ पे? वो जो कहाँ घुस रहा है, देखो NaCl कहाँ घुस रहा है? NaCl घुस रहा है किसमें? ये वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में। और यहाँ पे इसीलिए क्या हो रहा है, और H2O तो निकल ही रहा है, वासा रेक्टा में कोई ऐसा नहीं होता है, H2O तो निकलेगा ही। अब देखो जब नीचे जा रहा है NaCl घुस रहा है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और जब ऊपर जा रहा है तो याद करो ऊपर वाला यानी कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और जो असेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का, ये बाबू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप के बगल में है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से H2O निकल रहा है, वो H2O इसमें घुस रहा है, वो H2O देखो इसमें घुस रहा है, जिसकी वजह से जब ये ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? डाइल्यूट होगा। तो कहीं कंसंट्रेट कहीं डाइल्यूट, यही है बाबू। अब देखो क्या होगा, जब फाइनली यहाँ पे पहुंच गया 200 यहाँ पे कंसंट्रेशन, फिर यहाँ पे जब नीचे गया तो यहाँ पे बाबू देखो ध्यान से, यहाँ पे जब नीचे गया तो इसमें से H2O खूब ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। अभी देखा हमने कलेक्टिंग डक्ट से, और जब यूरिन निकलता है तो हमने देखा 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन फिल्टर, कितना? 4 टाइम कंसंट्रेटेड। ये पूरा मैकेनिज्म है जिसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, सिंपल सा। क्या लिखा है देखो, एक लाइन पढ़ते हैं। NaCl is transported by the ascending limb of Henle loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta। यानी कह रहा है जो ascending limb of Henle loop है उसमें से NaCl निकल रहा है, और किस में जा घुस जा रहा है? descending limb में, vasa recta में घुस जा रहा है। डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कितनी बार बता चुके हैं। NaCl is returned to the interstitium by the ascending limb, फिर वो NaCl किस में घुस जा रहा है बाबू? NaCl किस में आ रहा है? असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा में आ रहा है, तो रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहा है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, कह रहा है इसी तरह से कुछ यूरिया भी असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट में, असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट, तो यूरिया निकल के असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट, ये थिन सेगमेंट है, तो असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट में जाके यूरिया घुस जा रहा है। एकदम ध्यान से एक वर्ड को एकदम फील करना, यूरिया घुस जा रहा है, ठीक, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule। फिर वो वापस यूरिया जब घुस रहा है तो ascending limb of loop of Henle में जा रहा है, फिर ऊपर जाएगा, फिर collecting duct से वापस आ जाएगा। ये साइकिल चलती रहेगी और मेंटेनेंस होता रहेगा अपन आयनिक और pH बैलेंस का। The above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle loop and vasa recta is, इसी को हम बोलते हैं counter current mechanism। This mechanism help to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium, ठीक है ना। तो ये जो medullary interstitium में जो concentration है उसको मेंटेन करने के लिए भी हेल्प कर रहा है ये, एकदम ध्यान से। Presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate। इससे क्या होता है, कह रहा है अगर ऐसा इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट प्रेजेंट रहेगा तो मान लो बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो अंदर कंसंट्रेशन कम है तो पानी अंदर से बाहर चला जाएगा। तो वही कह रहा है इजी पैसेज, ठीक है ना। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड देन द, जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है उसका 4 गुना ये जो बाबू कंसंट्रेटेड है,
ठीक है, ये पूरा आपने देख लिया। चलिए अब आता है ना रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शन कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। तीन लोग मिलकर इसको कर सकते हैं, हाइपोथैलेमस कर सकता है, जेजीए कर सकता है और हार्ट कर सकता है। देखेंगे सबसे पहला जो है एडीएच मैकेनिज्म। क्या है बाबू? एडीएच मैकेनिज्म। एडीएच मैकेनिज्म एडीएच मैकेनिज्म, एडीएच हार्मोन जानते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन, वैसोप्रेशन कहते हैं। क्या होता है देखो, ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन बॉडी वॉल्यूम। अगर बॉडी में पानी का वॉल्यूम अगर आपका कुछ भी चेंज हुआ तो तुरंत ऑस्मोरिसेप्टर जो होते हैं बॉडी में वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ, यानी कि वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, ध्यान, बॉडी वॉल्यूम बोल दिया मैंने, ब्लड वॉल्यूम हुआ, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम हुआ एंड यानी पानी वानी सब मिला के आयनिक कंसंट्रेशन, इन तीनों में अगर थोड़ा भी चेंज आता है तो कुछ ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में वो एक्टिव हो जाते हैं। क्या करते हैं? एन एक्सेसिव लॉस ऑफ, अगर फ्लूइड का बॉडी से लॉस हो गया, द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच या वैसोप्रेशन। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई, फ्लूइड की कमी हो गई, ब्लड की कमी हो गई, तुरंत आपकी बॉडी जो हाइपोथैलेमस है वो तुरंत एडीएच रिलीज करवाएगा। क्या रिलीज करवाएगा? एडीएच। ठीक है, एडीएच और कहाँ से? हाँ, पिट्यूटरी से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस बनाता है। आपको सबको पता है ये बात। तो बाबू वो क्या करता है? एडीएच क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि ये रीअब्जॉर्प्शन, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से पानी को रीअब्जॉर्ब करवा देता है, जिससे वापस नॉर्मल सब कुछ हो जाता है। तो एडीएच रिलीज होगा, जिसे हम वैसोप्रेशन कहते हैं, फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी कि क्या? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ADH facilitate water reabsorption from the latter part of the tubule। latter part का मतलब हो गया क्या? latter part हो गया मतलब DCT। therefore by preventing diuresis, diuresis का मतलब होता है loss of water, excess loss of water। तो diuresis को रोक दिया, पानी को absorb करवा दिया, इसलिए नाम पड़ गया एंटी डायूरेसिस या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर। जैसे ही पानी इंक्रीज हो गया, पानी बढ़ गया, ठीक हो गया, तुरंत ये रिसेप्टर ऑफ हो जाएंगे, सप्रेस, अब एडीएच का रिलीज सप्रेस हो जाएगा टू कंप्लीट द फीडबैक, यानी कि फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट। तो एडीएच दो तरह से बाबू, एडीएच दो तरह से ब्लड प्रेशर को, जैसे कि मान लो आपकी बॉडी में ब्लड गया निकल गया 1-2 लीटर, या फिर पानी लॉस हो गया, तो आपका बीपी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, जीएफआर लो हो जाएगा, तुरंत आपका एडीएच सीक्रेट होगा। एडीएच सीक्रेट होगा कहाँ से? न्यूरोहाइपोफाइसिस से, और वहां से रिलीज हो गया, सीक्रेट हो गया, तो तुरंत क्या करेगा वो? तुरंत क्या करेगा? पहला काम करेगा वो, जो पहला काम करता है वो आपके कलेक्टिंग डक्ट, आपका कलेक्टिंग डक्ट या साथ में और डीसीटी, इन दोनों पे एक्ट करता है और पानी को वापस रीअब्जॉर्ब करवाता है। और जब पानी वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब होगा तो कहेंगे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, बढ़ गया थोड़ा सा पहले से, और जीएफआर भी बढ़ गई। लेकिन एक काम और करता है, इसका नाम होता है वैसोप्रेशन। तो हमारा जो ब्लड वेसल्स है ना, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, कॉम्प्रेस कर देता है, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर पहले से बढ़ जाए। ठीक, दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक, द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द जीएफआर। ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और जीएफआर बढ़ा देगा। तो ये पहला हो गया कि किस तरह से हम किडनी फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा, रास मैकेनिज्म। द जेजीए प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। अब जेजीए जो बताया था मैंने, डीसीटी और एफेरेंट मिलकर जेजीए बनाते हैं। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, glomerular blood pressure, GFR can activate the JG cell to release a renin which convert angiotensinogen in blood to angiotensin 1। तो देखो, रास मैकेनिज्म क्या करता है? अगर आपकी बॉडी में जीएफआर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर सब कुछ कम हो गया बाबू, जितना पानी नहीं सब कम हो गया, तो उस केस में क्या होगा? रेनिन रिलीज हो गया। आपका जो आपका याद रखना एकदम अच्छे से, जो रेनिन एक सेल होता है, आपको पता है रेनिन, ठीक है ना, किडनी के सेल्स होते हैं, जेजी सेल्स होते हैं, जेजी सेल्स होते हैं किडनी में, जो रिलीज करेंगे रेनिन। और रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजेन नाम का एक बाबू एंजाइम है, वो एक्टिवेट कर देगा उसको, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। और फिर ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें कन्वर्ट हो गया? और एंजियोटेंसिन 2 ना 3 तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन 2 3 तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। पहला होता है पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर अगर होता है तो ये क्या करता है ना, ये
पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या करता है, सबसे पहले पूरे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो बीपी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद ये जाता है और कई लोग के पास जाता है, पहले जाता है तो हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पास जब ये जाएगा एंजियोटेंसिन 2, तो ये ना आपकी भूख प्यास को बढ़ा देगा, और जब थर्स्ट सेंटर बढ़ जाएगा और जैसे ही प्यास बढ़ेगा ना आपके पास, तैसे आप पानी पियोगे और थोड़ा सा बीपी नॉर्मल हो जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तीसरा ये जाता है किसके पास, एड्रिनल ग्लैंड के पास, किसके पास, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाता है, और उसको कहता है तुम एल्डोस्टेरोन रिलीज करो, और एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है तो एल्डोस्टेरोन आपको पता है कि वो एक्ट करता है डीसीटी पे और Na+ और H2 को वापस खिंचवा देता है, रीअब्जॉर्ब करवाता है। तो ये 3 काम करके इसे बोलते हैं रास मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं। एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इंक्रीजेस द glomerular blood pressure and thereby GFR बढ़ा दिया। एंजियोटेंसिन also activate the adrenal cortex, किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट किया, एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाया। एल्डोस्टेरोन कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट, यानी कि डीसीटी से सोडियम और वाटर अगर हम खींच लेंगे तो हमारी बीपी बढ़ जाएगी। दिस ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, यानी कि हम बोलते हैं रास मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, रास मैकेनिज्म। चलिए तीसरा, यानी कि हमने ऊपर जो दोनों पढ़ा, ये दोनों ही क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, हमारे बीपी को बढ़ाने वाला काम करते हैं, मतलब नॉर्मल लाते हैं अगर घट गया तो। तीसरा आता है उसका अपोजिट, जिसको बोलते हैं एनएफ, एन इंक्रीज। अगर आपके ब्लड फ्लो बढ़ गया, ब्लड फ्लो जीएफआर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, तुरंत आपके हार्ट से, आपके एट्रिया से अब निकलेगा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या बोलेंगे, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। नाइट्रियूरेसिस क्या होता है, देख लो, नाइट्रियूरेसिस क्या होता है, एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम। जब सोडियम का एक्सेस लॉस होता है इसको नाइट्रियूरेसिस कहते हैं, याद रखना। जब अगर एक्सेस लॉस हो गया सोडियम का तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं कि आपका बीपी क्या हो जाएगा, आपका बीपी क्या हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। ठीक, तो ये नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है एट्रियल का। तो क्या करता है ये तो एक करवाएगा ही करवाएगा, साथ में एएनएफ जो एनसीईआरटी में दिया है, एएनएफ एक्चुअल में एक वैसोडाइलेशन काम करता है। वैसोडाइलेटर आपके वेसल्स को फैला देगा, जिससे कि बीपी क्या हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगी। यानी अगर बीपी बढ़ गया तो क्या करवाएगा, आपकी बॉडी सोडियम को पकड़ेगा, उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा, तो सोडियम कम तो बीपी कम। दूसरा, एनसीईआरटी कहती है कि एएनएफ क्या करवाता है, वैसोडाइलेशन करवाता है, ताकि आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। तो हमको यहाँ पे ब्लड प्रेशर घटाना है और बाकी दोनों केस में बढ़ाना था। तो बाबू मैंने बता दिया नाइट्रियूरेटिक क्या होता है, नाइट्रियूरेसिस का मतलब होता है एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम, इसलिए नाम पड़ गया इसका एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, यानी कि सोडियम को लॉस करवाएगा ताकि आपका बीपी क्या हो जाए, थोड़ा सा घट जाए। ठीक, लिखा एक्ट एज चेक, यानी कि अपोजिट। चेक मतलब क्या, इसमें हो गया अपोजिट, जो रास मैकेनिज्म है उसका अपोजिट है। अब आता है ना मैच्योरेशन। क्या है मैच्योरेशन, यानी यूरिन निकल गया बाहर, इसको मैच्योरेशन कहते हैं। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरीड टू द urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system. This signal is initiated by the stretching of the urinary bladder as it gets filled with the urine. In response, the stretch receptors on the wall of the bladder send signal to the CNS. The CNS passes on motor messages to initiate the contraction. क्या कह रहा है ना, बकवास समझो। देखो ध्यान से, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, नीचे आपका यूरिनरी ब्लैडर है, नीचे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ध्यान देखना। तो यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, और यहाँ पे आपका यूरेथ्रा होते हैं, यूरेथ्रा है, यहाँ पे यूरेथ्रल स्पेक्चर होता है, क्या होता है, यूरेथ्रल, एकदम ये ध्यान से, नोट्स में सब है, यूरेथ्रल स्पिंक्चर याद रखना, ये होता है यूरेथ्रल स्पिंक्चर। ये होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे ही इसमें यूरिन भरने लगता है 200 से 300 ml, जैसे यूरिन भरेगा तैसे ये तलने लगेगा, और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर यहाँ से ब्रेन को मैसेज जाएगा, और क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। पहला क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन, याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, और यूरेथ्रल स्पिक्चर के मसल्स को रिलैक्स करवाएगा। बाबू रिलैक्स करवाएगा, यहाँ से खूब जकड़ रहा है, ऐसे गार रहा है, तो बाहर अगर निकालना है तो इसको रिलैक्स करना पड़ेगा। तो याद रखना कि जो ये मसल्स है ना, स्मूथ मसल्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, इसकी मदद से रिसेप्टर ने क्या किया, जब ये इसमें माल इकट्ठा होने लगा, यूरिन इकट्ठा होने लगा, तो इसको फैला रहा था। तो फिर जब ये वापस स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को हमको सिग्नल दिया कि बाबू देखो माल इकट्ठा हो रहा है, इसको हटाओ, दिक्कत हो जाएगी, तो तैसे
वैसे ही इसने सिग्नल भेजा किसको, सबसे पहले भेजा किसको, स्मूथ मसल को, किसके, यूरिनरी ब्लैडर को। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और जब वो कॉन्ट्रैक्शन करके क्या करेंगे, जब ये बिलिया जो है म्यूनाया रहेगा, यानी कि जो इसका छेद है वो बंद रहेगा, तो गांव में हमारे बिलिया म्यूनाना कहते हैं इसको, ठीक है, तुम लोग नहीं जानोगे इसके बारे में। तो यहाँ पे यूरेथ्रल इंस्पेक्चर होते हैं, वॉल्व होते हैं, तो इसको रिलैक्स करवाएगा। तो दो सिग्नल आते हैं, एक इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, इसको रिलैक्स कराने के लिए, यूरिन बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट फिल्ड विथ यूरिन। जैसे यूरिन भरता है तैसे स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है ना। In response, the stretch receptors on the wall of the bladder send signal to the CNS। और बाबू जो CNS को वो जाते हैं, भेजते हैं सिग्नल। The CNS passes on motor messages to initiate the। अब मोटर सिग्नल आता है, मतलब मोटर जो लेके आते हैं वापस, सेंसरी लेके गए, मोटर लेके आएंगे। कॉन्ट्रैक्शन क्या कराएंगे, सबसे पहला ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल का क्या होगा, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine release कर जाएगा। The process of release of urine is called micturition and the neural mechanism causing it is called the micturition reflex। ये neural mechanism को बोलते हैं micturition reflex। An adult human excrete on an average 1 से 1.5 लीटर, ठीक है, यूरिन पर डे। The urine formed is a light yellow color। यूरिन क्या होता है, लाइट येलो कलर का होता है। Watery fluid which is slightly acidic, थोड़ा सा एसिडिक होता है, 6 इसमें होता है, 6 and has a कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, इसका स्मेल थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड। एक दिन में एक इंसान जो है 25 से 30 ग्राम यूरिया सिक्रेट करता है यूरिन के रास्ते। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन, यानी कि यूरिन अगर आपको कोई बीमारी है, कोई दिक्कत, इन्फेक्शन है, तो यूरिन का कलर बदल जाता है। उसीलिए हम यूरिन टेस्ट कराते हैं, सीरम टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट भी कराते हैं। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज malfunctioning of the kidney। For example, presence of glucose, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडी, कीटोन यूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस है, बाबू डायबिटीज मेलाइटस किसी के पास है, तो उसके यूरिन में कैसे पता चलेगा, यूरिन में उससे ग्लूकोज आ जाएगा, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, और कीटोन बॉडी आ गई तो कीटोन यूरिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इससे पता चल जाएगा कि उसको शुगर है, उसको मतलब डायबिटीज मेलाइटस है। अब कुछ और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के यहाँ पे रोल देख लेते हैं हम लोग। रोल क्या है, किडनी के अलावा लंग्स, लिवर, स्किन, ये सब बाबू हेल्प करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट करने में। आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। एक मिनट में कितना, 200 ml CO2 ये रिमूव करता है, ठीक। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे, और कुछ वाटर भी रिमूव करता है लंग्स। लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सीक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन। लिवर बाबू क्या करता है, बिलीरुबिन सीक्रेट करवाता है, एक्सक्रीट आउट करवाता है बाहर। बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, सब याद कर लो। विटामिन एंड ड्रग्स, ये सब लिवर करवाता है, ठीक। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विथ डाइजेस्टिव वेस्ट। ये सब डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ, लैट्रिन के साथ बाहर चले जाते हैं। द स्वेट, स्वेट मतलब क्या, पसीना, एंड सीबेसियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड in the skin can eliminate certain substances through their secretions। तो जो हमारा स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस स्वेट ग्लैंड होता है और सीबेसियस ग्लैंड होता है, इसके रास्ते भी जाती हैं चीजें। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड इज वाटरी फ्लूइड, तो वाटर के साथ साथ NaCl भी रहता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रहता है, लैक्टिक एसिड रहता है, ये सब चीजें भी रहती है पसीना के साथ, सब नोट करना, याद करना है। जबकि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट। जबकि हमको पता है कि जो पसीना होता है उसका काम होता है कूलिंग इफेक्ट पैदा करना। जैसे हमको पसीना होगा तो बाहर से गर्मी एब्जॉर्ब करके उड़ जाएगा, और जब उड़ेगा तो गर्मी एब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी से, और बॉडी से जब गर्मी एब्जॉर्ब करे तो हमें ठंडक महसूस होगी। द बॉडी सरफेस इट ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल। तो कह रहा है पसीना सिर्फ आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं बल्कि कुछ और काम करवाता है, यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर करवाता है, ठीक। अब आता है सीबेसियस। सीबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। सीबम का मतलब ऑयल, तो जो भी निकलता है उसमें ऑयल वगैरह सब निकलवा देता है ऑयल ग्लैंड। द सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल्स, hydrocarbons and waxes through sebum, this secretion provide a protective oily covering for the skin। और नहीं तो ये जो निकलता है एक्चुअल में ना, ये जो आपका जो स्किन है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर ला देता है, ठीक, जिससे आपका सेफ रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना घुसे। Do you know that a small amount of nitrogenous waste could be eliminated through the saliva? तो सलाइवा के द्वारा भी थोड़ा बहुत वेस्ट आप थूक देते हैं। अब आता है डिसऑर्डर,
ठीक है। डिसऑर्डर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस। क्या पढ़ेंगे? हीमोडायलिसिस। अगर आपका केस है किडनी फेलियर का तो हीमोडायलिसिस बाबू एक वरदान है आपके लिए। क्या होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है देखिए, चलिए समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लो किसी का ये हाथ है, ठीक, मान लो किसी का हाथ है भूत का, तो इसमें से हम निकालेंगे ब्लड को। यहाँ पे एक होता है बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस मशीन या हीमोडायलिसिस यूनिट, ठीक है। इसमें होते हैं ना, इसमें होते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बोलते हैं सेलोफेन। क्या बोलते हैं? सेलोफेन। जो परमेबल होते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं, सेमी परमेबल होते हैं। यहाँ से ब्लड हमने दिया, ब्लड दिया, यहाँ पे आपस में कनेक्ट होते हैं सब। तो जब ब्लड ये गया, मान लो किडनी खराब हो गई किसी के दोनों, हमने ब्लड दिया, ब्लड में डालने से, इनको इस मशीन में डालने से पहले हम इसमें क्या ऐड करते हैं? हिपैरिन। क्या ऐड करते हैं वो? हिपैरिन, ताकि एंटी कोगुलेंट होता है, ये कोगुलेट ना करे। फिर यहाँ गया ब्लड, यहाँ पे जो भरा होता है ना मशीन में, जो बीच में भरा होता है, इसको बोलते हैं हम डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या बोलते हैं? डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या होता है ये होता है प्लाज्मा, एकदम क्लीन प्लाज्मा, प्लाज्मा नो वेस्ट, प्लाज्मा बिना नाइट्रोजन वेस्ट के, ठीक। तो ब्लड आया, इसमें ब्लड आया, तो ब्लड जब आएगा, बाहर प्लाज्मा है, तो जो भी वेस्ट होगा सब कहाँ चल जाएगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि जितना वेस्ट है ब्लड में सब बाहर चल जाएगा। इसमें से ब्लड है, सारा वेस्ट बाहर चला गया। इसमें भी ब्लड था, तो ब्लड कितनी बार देखो आ रहा है, घूम रहा है, फिर वापस चला गया। तो जो ब्लड है ना, इकट्ठा होगा लास्ट में, एकदम क्लीन ब्लड होगा। क्या होगा? क्लीन। और इसे वापस हम डाल देंगे। वापस क्या करेंगे? आर्टरी, फिर किसी भी वेन में हम डालेंगे। किसमें? आर्टरी से निकालते हैं, वेन में डालते हैं। और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? एंटी हिपैरिन ऐड कर देंगे। तो ये साफ हो गया, हीमोडायलिसिस होता है ये। चलो पढ़ लेते हैं क्या है ये, सिंपल सा। कह रहा है मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। तो इससे क्या होता है? ब्लड में यूरिया इकट्ठा होता है। कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया। इसको बोलते हैं यूरेमिया, बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूरेमिया, ठीक। विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। और यूरेमिया के बाद क्या हो जाता है? किडनी फेलियर हो जाता है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अगर किसी को यूरेमिया हो गया है तो उसमें अब किडनी फेलियर अगर हो गया तो किडनी काम नहीं कर रही है, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, उस केस में यूरिया हीमोडायलिसिस से करवाया जाता है, रिमूव करवाया जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी, किसी आर्टरी से हम ब्लड निकालते हैं और पंप करते हैं किसमें? डायलिसिंग यूनिट में, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पंप इनटू अ डायलाइजिंग सब्सटेंस, एक सेकेंड, डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हिपैरिन उसमें ऐड करते हैं। द यूनिट कंटेन अ coiled cellophane tube surrounded by a fluid, dialyzing fluid having the same composition as that of plasma except the nitrogenous waste, ठीक है ना। The porous, यानी कि जो cellophane इसमें पोर होता है, membrane of the tube allow the passage of molecules based on the concentration, यानी कि अंदर ब्लड है, बाहर प्लाज्मा है, साफ है। ब्लड में जो भी गंदगी हो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अंदर ब्लड में प्लाज्मा होगा, उस प्लाज्मा में बहुत ज्यादा गंदगी होगी, बाहर जो प्लाज्मा है साफ होगा तो गंदगी हाई कंसंट्रेशन से बाहर आ जाएगी। एज नाइट्रोजनस वेस्ट are absent in the dialyzing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. ब्लड को साफ कर देगी। The cleared blood is pumped back to the body through a vein, ठीक है ना। जो क्लियर ब्लड है उसको फिर हम बॉडी में वेन के थ्रू डालेंगे, निकालेंगे आर्टरी के थ्रू डालेंगे वेन, ताकि स्लो जाए, एंटी हिपैरिन डाल के। अब हमने क्या डाला? एंटी हिपैरिन। दिस मेथड इज बून, यानी कि क्या है? आशीर्वाद है एक तरह से, ठीक है ना, करिश्मा फॉर 1000 ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई दिक्कत? अब आता है रीनल फेलियर। क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी फेलियर। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर, प्रिफरेबली ए क्लोज रिलेटिव, to minimize its chance of rejection by the immune system of the host. Modern clinical procedures have increased the success rate of such a complicated। तो रीनल फेलियर एक्यूट, अचानक से किडनी फेल हो गया, यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उस केस में अब क्या होगा? एक ही उसका सफल इलाज है, वो है उसका मतलब कि किडनी ट्रांसप्लांट कराएं। और वो भी किडनी किससे लेना है? किसी से भी नहीं, मैच करा करके, वो भी अगर रिलेटिव, अगर क्लोज रिलेटिव है ना तभी जाके लेना हो, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्शन चांस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब आता है रीनल कैल्कुलाई, यानी कि स्टोन। अगर आपके किडनी में स्टोन है, कहीं भी यूरेटर में स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, जैसे ऑक्जेलिक एसिड हुआ, ठीक है ना, फॉर्म्ड विद इन किडनी और बन गया, इसको बोलते हैं स्टोन, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि अगर आपके ग्लोमेरुलस में क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया, तो बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है ना। ठीक है, तो
ये लेक्चर आपका यहीं तक था। अब इसके बाद आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, वो सब ऑलरेडी भी है, देख लेंगे, अगर मन करे तो बना देंगे, ठीक है। बाकी सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।